दोस्तों, चांद को देखकर आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ये कहाँ से आया या फिर इसका निर्माण कैसे हुआ। इसे लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग थियरीज हैं। इनमें 3 थियरीज सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जो बताती हैं कि पृथ्वी के इस उपग्रह का निर्माण कैसे हुआ होगा। इन्हें द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, द कोफॉर्मेशन थियरी और द कैप्चर थियरी कहा जाता है। हालांकि ये तीनों ही थियरीज पूर्णतः सही नहीं हैं क्योंकि इनमें कई सारी खामियां और कमियां हैं, मगर फिर भी अन्य प्रचलित मान्यताओं या सिद्धांतों की तुलना में ये थियरीज काफ़ी ज़्यादा सटीक है, जो कि चंद्रमा के जन्म से जुड़े अधिकांश रहस्यों से पर्दा उठा पाने में सक्षम है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली और ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। सबसे पहले हम जिस थियरी की बात करने वाले हैं उसे द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी विशालकाय टक्कर परिकल्पना सिद्धांत कहा जाता है। यह थियरी वैज्ञानिकों के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैज्ञानिकों के अधिकांश समूह इस थियरी को सही मानते हैं। इस थियरी के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के बाद के शुरुआती वर्षों में हमारा सौरमंडल काफी अव्यवस्थित था। कई छोटे छोटे ग्रह उस समय बन रहे थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय हमारे सौरमंडल में लगभग 19 ग्रह हुआ करते थे। एक अनुमान के मुताबिक उसी वक्त मंगल जितना बड़ा कोई ग्रह पृथ्वी से टकरा गया। इस ग्रह को वैज्ञानिकों ने थिया नाम दिया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार थिया को चंद्रमा की मां माना जाता है। इस विशालकाय टक्कर के कारण पृथ्वी पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। पृथ्वी और थिया ग्रह के अवशेष और धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और बाद में इसी धूल और टुकड़ों के इकट्ठे होने से चांद का निर्माण हुआ। इस परिकल्पना को द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है। नासा के अनुसार जब पृथ्वी और इस थिया ग्रह की टक्कर हुई तो इस घटना से उत्पन्न हुई एनर्जी उस घटना से 100 मिलियन गुना अधिक थी, जिसने पृथ्वी से सारे डायनासोर्स का सफाया कर दिया। सुनने में ये थियरी काफ़ी दिलचस्प और विश्वसनीय लगती है, मगर इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। अगर ये माना जाए कि दोनों ग्रहों की आपसी टक्कर से चंद्रमा का निर्माण हुआ होगा तो फिर चंद्रमा को कम से कम 60% थिया ग्रह जैसा होना चाहिए। मगर हुआ ये कि जब मानव ने पहली बार चांद पर कदम रखा और अपोलो मिशन के जरिए वहां की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए गए तो उनमें पाया गया कि चांद और पृथ्वी की मिट्टी बिल्कुल एक जैसी है। चांद से लाई गई मिट्टी में वे सभी तत्व पाए गए जो पृथ्वी की मिट्टी में मौजूद हैं। इससे यह माना गया कि चांद और पृथ्वी दोनों ही एक समान चीजों से मिलकर बनी हैं। अंतर बस इतना था कि चंद्रमा का घनत्व पृथ्वी से कम था। इस खोज के बाद सबसे पुरानी और प्रचलित यह थियरी गलत साबित हो गई, मगर फिर भी कुछ वैज्ञानिक समूह ये मानते हैं कि हो सकता है थिया ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा हो, इसलिए चांद और पृथ्वी एक जैसे हैं। ये बात कहने में जितनी सरल है असल में उतनी है नहीं, क्योंकि दोनों ग्रहों का बिल्कुल एक समान होना एक बहुत ही दुर्लभ बात है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन मौजूद होना। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पृथ्वी से कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं बल्कि छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स टकराए थे, जिनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया और इसी से चांद का निर्माण हुआ। हालांकि इस थियरी को सही साबित करने के लिए सबूतों की कमी है, क्योंकि कई सबूत यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी का किसी बड़ी चीज से टकराव जरूर हुआ था। चांद के निर्माण से जुड़ी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण थियरी द कोफॉर्मेशन थियरी यानी कि सह निर्माण परिकल्पना सिद्धांत है। इस थियरी के अनुसार पृथ्वी और चांद का निर्माण साथ साथ हुआ था, यानी जिस समय हमारी पृथ्वी बन रही थी उसी समय चांद का निर्माण भी हो रहा था। ऐसा होने की संभावना भी काफी ज्यादा है क्योंकि कई ग्रहों और उपग्रहों के साथ ऐसा हुआ भी था। अगर इस थियरी को सही मान लिया जाए तो इस सवाल का जवाब तो मिल जाता है कि पृथ्वी और चांद की संरचना एक समान किस प्रकार है। मगर इस थियरी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यह चांद और पृथ्वी के घनत्व में अंतर वाली बात को नहीं समझा सकती। यदि चांद और पृथ्वी का निर्माण एक साथ एवं एक समान तत्व से हुआ है तो दोनों के घनत्व में अंतर क्यों है? यह प्रश्न इस थियरी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है और जब तक इस प्रश्न का हल नहीं मिल पाता तब तक इस थियरी को सही नहीं माना जा सकता। सन 2012 में खोजकर्ता रॉबिन केनेप ने सुझाव दिया कि 2 ऐसे ग्रह जो मंगल ग्रह से भी 5 गुना बड़े थे वे आपस में टकरा गए। आपस में टकराने के बाद वे एक दूसरे का चक्कर लगाते लगाते दोबारा एक दूसरे से टकरा गए। इस तरह 2 बार टकराने से दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, लेकिन
चूंकि वे 2 बार टकराए थे, इसलिए उनमें से एक की तरफ ज़्यादातर मास आ गया और उसका घनत्व भी ज़्यादा हो गया, और दूसरे की तरफ कम मास गया और उसका घनत्व भी कम रह गया। इस तरह हमारे चांद और पृथ्वी का निर्माण हुआ। सुनने में यह बात काफी विश्वसनीय लगती है, मगर सबूतों के अभाव में यह भी केवल एक कल्पना बन के रह गई। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारी अंतिम थियरी की ओर, जो शायद चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठा सके। इसे द कैप्चर थियरी कहा जाता है। इस थियरी के अनुसार चंद्रमा एक स्वतंत्र खगोलीय पिंड था, जिसका निर्माण हमारे ब्रह्मांड में किसी अन्य स्थान पर हुआ था। अंतरिक्ष में भटकते हुए जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक से गुजरा, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इसे अपनी ओर खींच लिया और यह पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। क्योंकि दोनों का निर्माण ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर हुआ था, इसलिए इस थियरी के द्वारा चंद्रमा और पृथ्वी के घनत्व में अंतर वाली बात को आसानी से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों फोबोस और डीमोस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि मंगल और पृथ्वी के उपग्रहों में काफी अंतर है। जहां फोबोस और डीमोस आकार में काफी छोटे और असमान हैं, वहीं चंद्रमा का आकार काफी बड़ा और लगभग गोलाकार है। द कैप्चर थियरी के अनुसार यह बात सही नहीं बैठती। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास से गुजरा होगा, तो बिल्कुल ठीक समय पर चंद्रमा की गति का ठीक उतना कम होना जो उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दे, किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, और खगोल शास्त्री ऐसे किसी चमत्कार में विश्वास करने के इच्छुक दिखाई नहीं पड़ते।